हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास होने वाली है बेहद इंटरेस्टिंग, जो कि बिना बोर्ड की एंड बिना क्लासरूम की होने वाली है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग हमारे पीछे का नज़ारा। आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी छत पर ही होने वाली है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी फनी होने वाली है। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र, वन शॉट रिवीजन। और यह जो क्लास होने वाली है ना, जिसको ये पाचन तंत्र आता है उसके लिए तो ये समझो कि भाई रामबाण है, और जिसको नहीं आती उसको निराश होने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं बिना बोर्ड वाली क्लास। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं पाचन, क्योंकि हम मानव पाचन तंत्र पढ़ने वाले, मतलब मानव का पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, पाचन। तो पाचन क्या है, तो भोजन का जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ना, ये क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम भोजन खाते हैं, भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे चबाते हैं, उसको जटिल अणु से क्या करते हैं, तोड़ते हैं, सरल अणुओं में तोड़ते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। मतलब भोजन को जो जटिल अणु होते हैं उसको क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं, और इसी तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम पाचन कहते हैं। और जो हम तोड़ते हैं ना, तो उससे जो ऊर्जा निकलती है उसे हम पोषण कहते हैं। उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है, जो हम एटीपी के रूप में संचित करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो पोषण वाली बात है। हम यहाँ पर पाचन पढ़ने वाले हैं। तो पाचन में क्या होता है कि हम बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं भोजन को, उसे क्या कहते हैं, हम पोषण नहीं, पोषण बोल पाचन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप पाचन समझ गए होंगे। और पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र जैसे अंग अंग मिलकर क्या बनते हैं, अंग तंत्र। इसी प्रकार अंग जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, पाचन क्रिया में जो भाग लेते हैं, उन अंगों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, पाचन में मुंह भाग लेता है, और लास्ट में गुदा द्वार। तो वहां से लेकर वहां तक, मतलब मुंह से लेकर गुदा द्वार तक जो भाग लेता है वो पाचन की क्रिया में, उन सब अंग को मिलाकर क्या कहते हैं, हम पाचन तंत्र कहते हैं। पूरा ये पाचन तंत्र है, पूरा सिस्टम है, तो इसे क्या कहते हैं, हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो आई होप पाचन एंड पाचन तंत्र आप लोग समझ गए होंगे कि पाचन क्या है, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में तोड़ना, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और उसमें जो भाग लेते हैं अंग, उसे उन सबको मिलाकर हम कहते हैं अंग, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र जो होते हैं, मतलब पाचन में जो क्रिया होती है उसमें जो अंग भाग लेते हैं वो कितने होते हैं, तो उनकी संख्या होती है 6। प्रमुख रूप से कितनी होती है, 6 होती है। जैसे सबसे पहले होता है मुंह, मुंह के बाद होती है ग्रास नली, ग्रास नली के बाद होती है आमाशय, आमाशय के बाद होती है क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, उसके बाद होती है बड़ी आंत बृहदांत, उसके बाद होता है गुदाद्वार। ठीक है, तो छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदाद्वार। तो इसमें जो फर्स्ट प्लेस पर जो है वो कौन है, मुंह है। मुंह से स्टार्ट होता है हमारा पाचन, स्टार्टिंग पाचन का। तो जब हम भोजन खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ होता है, मुंह में। तो मुंह में हम भोजन में क्या खाते हैं, प्रमुख रूप से प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, 3 चीज़ का ग्रहण करते हैं, 3 चीज़ लेते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन कहाँ हो जाता है, मुंह में ही हो जाता है, मुंह में। तो मुंह में पाचन होता है। मुंह में कौन कौन भाग लेता है पाचन में, दांत, जीभ, लार, लाला रस से निकलने वाली लार। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो दांतों द्वारा चबाया जाता है। दांतों द्वारा जब चबा लिया जाता है तो चबे हुए भोजन को, जो लार होती है, हमारे मुंह में 3 लाला ग्रंथियां होती हैं। कितनी होती हैं, 3 लाला ग्रंथियां। उससे निकलती है लाला रस, मतलब जिसे हम कहते हैं लार। जो लोग बोलते हैं कि हमने आज बहुत अपने पसंद का खाना देख लिया है, मुंह में पानी आ गया, तो एक्चुअली में वो केवल पानी नहीं है, जल ही नहीं है केवल, वो उसे ही हम कहते हैं लार, जो कि लाला ग्रंथियों से निकलती है। और उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं एमाइलेज एंजाइम, जो कि कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है। तो सबसे पहले दांतों द्वारा भोजन को मुराया गया, चबाया गया, उसके बाद लार में उसको गीला किया गया, गीला करके फिर होता है जीभ का कार्य। जीभ क्या करती है कि भोजन को गीला तो हो गया, अब उसको मिलाने का कार्य करती है जीभ। तो पूरी तरह से मिला दिया तो मुंह का काम हो गया। पाचन तंत्र में सबसे पहले का काम किसका हो गया, मुंह का हो गया। वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, क्योंकि उसमें क्या है, लार में एमाइलेज एंजाइम है, जिसने कर दिया किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और वहाँ पर जो भोजन है पूरी तरह से गीला हो गया और लिस्पिट हो गया।
क्योंकि जो हमारी उसके बाद क्या है, ग्रास नली जो होती है उसकी जो स्तर होता है, उसकी जो पूरा स्तर होता है जो बना होता है वो कितना मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है। तो उसमें से जाने के लिए भोजन को बहुत मुलायम होना चाहिए, तो ताकि वो आराम से फिसल सके। तो लार में क्या होता है, हमारा भोजन बहुत गीला गीला हो जाता है और जीभ से पूरी तरह मिल जाता है, तो वो हमारी ग्रास नली में से फिसलने के योग्य हो जाता है। ठीक है, तो भोजन क्या होता है, ग्रास नली में से फिसलता है और उसके बाद पहुंचता है आमाशय में। तो ग्रास नली का केवल इतना ही काम होता है कि भोजन में मुंह में पचा, मुंह से आमाशय तक जोड़ने का कार्य केवल ग्रास नली का ज़्यादा खास काम नहीं होता, केवल इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना होता है। उसके बाद पहुँचते हैं हम आमाशय में। जब भोजन आमाशय में पहुँचा तो आमाशय में होता है, आमाशय में ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं हम जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। आमाशय में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है जठर ग्रंथि, और यह करती है पाचक रस का स्रावण। पाचक रस और कौन कौन, जैसे कि हमारा एक एंजाइम हो गया पेप्सिन एंजाइम, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक श्लेष्मा। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, इस तीनों को हम क्या कहते हैं, पाचक रस कहते हैं, जो कि कहाँ से स्रावित हो रहा है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि कहाँ है, आमाशय में। तो आमाशय क्या कर रहा है, रस स्रावित करता है। हम क्या कह सकते हैं, आमाशय जो है वो पाचक रस स्रावित कर रहा है, क्योंकि उसी में क्या है, जठर ग्रंथि है। और जठर ग्रंथि में तीन जो पाचक रस स्रावित हो रहे हैं, जिसमें पेप्सिन एंजाइम जो होता है, इसमें आमाशय में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। और पेप्सिन एंजाइम के लिए क्या जरूरत होती है, वो जब क्रियाशील होता है, जब उसका जो वातावरण हो कैसा हो, अम्लीय हो। तो पेप्सिन एंजाइम कब तब काम करेगा, जब वहाँ पर क्या होती है, अम्लीय अवस्था होती है, अम्लीय वहाँ का वातावरण होता है। तो पेप्सिन एंजाइम काम करेगा प्रोटीन को पचाने के लिए। इसीलिए क्या आता है साथ में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो पेप्सिन एंजाइम के लिए क्रियाशील करने के लिए क्या कर रहा है, वहाँ का वातावरण प्राप्त करता है या वातावरण देता है उसके लिए, पेप्सिन एंजाइम के लिए कार्य करने के लिए। और श्लेष्मा का क्या कार्य, माने अब HCl का कार्य हो गया, पेप्सिन का कार्य हो गया, अब क्या बचा, श्लेष्मा। तो गाइस आप लोगों को पता है कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि बहुत ही अति क्रियाशील होता है। अगर बहुत ही तेज होता है वो, अगर वो हमारे हाथ पर गिर जाए ना, तो हमारा हाथ जल जाता है। तो आप सोचिए, इतना खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में कैसे। तो ये जो श्लेष्मा होती है ना, वो हमारे आमाशय को बचाती है या रक्षक, या इसको हम क्या कहते हैं, पहरेदार बोल सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड तो हमारे आमाशय को ये जो श्लेष्मा होती है वो क्या करती है, बचाती है उससे, किससे, HCl से। अब HCl चाहिए तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा या पेप्सिन एंजाइम कार्य करेगा। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, रिलेटेड है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, कब करेगा, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा तो खतरा है, तो भाई श्लेष्मा का पहले होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। उसके बाद भोजन जो होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, छोटी आंत में या क्षुद्रांत्र में। और क्षुद्रांत्र जो है वो पूरे पाचन तंत्र में सबसे बड़ा भाग है। बृहदांत्र, आमाशय, ग्रसिका, इन सब में क्या है, क्षुद्रांत्र जो है वो सबसे बड़ी या सबसे बड़ी आंत बोल सकते हैं या सबसे बड़ा भाग बोल सकते हैं, पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा भाग है। और ये अति कुंडलित होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर हम उसको निकाल के सीधा कर दें तो बहुत लंबा होता है, लेकिन ये क्या होता है, अति कुंडलित होता है, बहुत ज़्यादा कुंडलित होता है। तो यह छोटी सी जगह में ही फिट हो जाता है। तो ये जो क्षुद्रांत्र होता है, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण होने के बाद जो भोजन है वो कहाँ पहुँच जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में बसा बोध। अब एक और अलग बात सुनिए, पहले हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आपको पता होगा या नहीं होगा तो हम बता ही रहे हैं वैसे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, तो यकृत जो होती है वो यह ग्रंथि जो है वो एक रस का स्रावन करती है। उस रस का नाम है पित्त रस। और उस पित्त रस में एक लवण पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं पित्त लवण। देखो, यकृत में से निकला पित्त रस में है पित्त लवण। और देखो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में हो गया, आमाशय में हो गया हमारा प्रोटीन का पाचन। अब क्या बचा, बचा। तो ये जो पित्त रस होता है, पित्त लवण होता है, ये क्या करता है, जब
आमाशय से भोजन आता है ना, तो वसा जो होती है वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती हैं, बड़ी बड़ी गोलिकाएं। तो ये जो पित्त लवण होते हैं वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं को तोड़कर छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं, ये बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सीकृत, या ये जो क्रिया होती है यह होती है इमल्सीकरण की प्रक्रिया। और छोटी छोटी गोलिकाओं में जो परिवर्तित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इमल्सीकृत गोलिकाएं। क्लियर, आई होप क्लियर। तो ये जो इमल्सीकृत गोलिकाएं हो जाती हैं। अब एक अग्नाशय ग्रंथि भी होती है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वह भी एक रस का स्रावण करती है, जिसका नाम है अग्नाशिक, मुंह से बोलते नहीं बन रहा अग्नाशिका, अग्नाशिका एक अग्नाशिका रस, अग्नाशय अग्नाशिका रस को स्रावण करती है। ठीक है, तो अग्नाशिका जो रस होता है वो क्या करता है कि जो उसमें होते हैं दो एंजाइम, एक लाइपेज एंजाइम और एक ट्रिप्सिन एंजाइम। चूंकि ये जो हमारा आमाशय है आमाशय में पूर्णतः प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता कि पूरी तरह से बिल्कुल प्रोटीन को, हाँ भाई कंप्लीट नहीं, पूरी तरह से नहीं होता, थोड़ा बहुत बच जाता है कि भाई अभी क्षुद्रांत्र भी है, क्षुद्रांत्र में हमारा अग्नाशय भी है, उसके लिए क्या छोड़ेंगे। तो जो पूरी तरह से संश्लेषण नहीं होता, जो प्रोटीन बचा रहता है उसका संश्लेषण होता है। किसमें, अग्नाशिका रस में दो एंजाइम होते हैं, एक लाइपेज एक ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम किसमें कार्य करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में। और जो लाइपेज एंजाइम होता है, अभी हमने क्या की थी, इमल्सीकृत गोलिकाएं की थी, बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ा था। और हम क्या पढ़ रहे हैं, पाचन ही तो पढ़ रहे हैं। पाचन में हमने क्या पढ़ा था कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विखंडन करना है, तोड़ना है उसको, उसी को तो हम पाचन कर रहे हैं। इसीलिए तो हमने वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ा। क्यों तोड़ा, अब ये जो एंजाइम होते हैं, अभी देखो ट्रिप्सिन एंजाइम ने क्या कर दिया, प्रोटीन, अरे ट्रिप्सिन नहीं, हाँ ट्रिप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन का संश्लेषण कर दिया। अब बात आती है गोलिकाओं की, उन वसा गोलिकाओं की। अब इमल्सीकृत गोलिकाएं जो हो गई थी वसा की, तो उनको अगर नहीं तोड़ते तो जो हमारा जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या एक उत्प्रेरक है ना, तो वो उस पर जब कार्य करता, उसका संश्लेषण करता तो बहुत धीमी गति से करता, बहुत धीमी गति से, अगर जब वो बड़े अणुओं में होते। लेकिन उसको जब तोड़ दिया तो एंजाइम जो है वो क्रियाशील उसकी बढ़ गई, तो वो जल्दी जल्दी प्रोटीन के, मतलब ये होता है कि बड़े अणुओं पर उसका प्रभाव कम था, हमने छोटे छोटा कर दिया, छोटा छोटा कर दिया, तो उसका क्या हो जाता है कि प्रभाव अधिक हो जाता है, इसीलिए ये पूरी तरह से पच जाता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या कर देता है, प्रोटीन का पाचन कर देता है, और जो लाइपेज एंजाइम होता है वो इमल्सीकृत जो गोलिकाएं थी उनका पाचन कर देता है। उसके बाद ये जो क्षुद्रांत्र की आंत होती है, उसके क्षुद्रांत्र की जो भित्ति होती है, भित्ति, उसमें एक ग्रंथि पाई जाती है, उसकी भित्ति में ग्रंथि पाई जाती है, क्षुद्रांतरी भित्ति में ग्रंथि पाई जाती है। ये ग्रंथियां तो अलग ही सिस्टम है इनका, लेकिन ये एक भित्ति के अंदर ये ग्रंथि पाई जा रही है जो कि एक रस का श्रावण करती है। यहाँ पर भाई रसी रस श्रावण हो रहे हैं, तो भाई याद रखना कहाँ कौन कौन कर रहा है श्रावण। तो यहाँ पर क्षुद्रांतरी भित्ति में ग्रंथि पाई जा रही है, वो एक रस का श्रावण कर रही है। कौन सा, आंत्र रस का श्रावण कर रही है, जो कि जब भोजन पच जाता है, जो कि लास्ट में होता है, अंत में ये क्या करता है, जो आंत्र रस है ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, वसा को वसीय अम्ल में, या फिर इसमें ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को किस में कर देता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ठीक है, इसको अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को वसीय अम्लों में या ग्लिसरॉल में, और इसमें परिवर्तन कर देता है अंत में। ठीक है, अब क्षुद्रांत्र है, क्षुद्रांत्र की जो आंतरिक भित्ति होती है अंदर वाली, उसमें दीर्घरोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम, हाथ के समान, हाथ की तरह, हाथ की जो उंगलियां होती है ना, उंगलियों के समान एक रोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। और जब क्षुद्रांत्र में भोजन का जो पचित भोजन होता है, जो कि पच चुका है, उसका अवशोषण होता है, तो ये जो दीर्घरोम होते हैं ना, ये अवशोषण की जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं। और दीर्घरोम में बहुत सारी क्या होती है, रुधिरवाहिकाएं भी होती हैं, रुधिरवाहिकाएं होती हैं, इसीलिए जो पचित भोजन होता है वो कहाँ चला जाता है, रुधिरवाहिकाओं में रुधिर प्रवाह होता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा रुधिर एक वहन करता है, सामान का वहन करता है एक प्रकार से। तो ये क्या करता है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को रुधिर के द्वारा वहन कर दिया जाता है।
पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अपचित भोजन है उसको बृहदान्त्र में पहुंचा दिया जाता है, और बृहदान्त्र में ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो अपचित भोजन है उसमें से जल का अवशोषण हो जाता है, बाकी सब सिस्टम को डाला गुदाद्वार में, गुदाद्वार के बाद अपशिष्ट पदार्थ बाहर, सिस्टम आउट, क्लियर। सो गाइज आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा आज का हमारा बिना बोर्ड की बिना क्लास की क्लासरूम जो कि हमारे यहाँ छत पर बनी है। सो गाइज अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेकिन बोर्ड के साथ। बाय बाय, टेक केयर।